नमस्कार, स्वागत है आपका प्रॉपर्टी प्लस में। मैं हूं दीपक यादव। आज इस शो में हम बात करने वाले हैं बजट की। मोदी सरकार के 3.0 का पहला बजट 23 जुलाई को पेश होने वाला है। याद होगा आपको कि फरवरी में प्रधानमंत्री मोदी ने जीडीपी की एक नई परिभाषा दी थी, गवर्नेंस, डेवलपमेंट और परफॉर्मेंस। शायद इसी परिभाषा के आसपास इस बार का भी बजट देखने को मिल सकता है। हम बात कर रहे हैं रियल एस्टेट सेक्टर की, जो मौजूदा वक्त में जीडीपी में 7.5% का योगदान देता है। 250 से ज़्यादा इंडस्ट्रीज़ इस रियल एस्टेट के भरोसे चलती हैं और 3 करोड़ से ज़्यादा जॉब पिछले 10 सालों में इस रियल एस्टेट सेक्टर ने जनरेट की है। तो आप समझ सकते हैं कि ये सेक्टर कितना अहम है पूरी इंडस्ट्री के लिए, पूरी जीडीपी के लिए, देश की अर्थव्यवस्था के लिए और आम लोगों के लिए। आम लोगों को घर मिलता है और घर के साथ साथ एक पूरा चक्र चलता है, पूरा इंडस्ट्री चलती है, बहुत बड़ा विस्तार होता है। तो इसी पर चर्चा करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि बजट में हर सेगमेंट, हर इंडस्ट्री अपने लिए कुछ ना कुछ मांग रही है। तो रियल एस्टेट इंडस्ट्री अपने लिए क्या कुछ मांग रही है, उसको जानने की कोशिश करेंगे। डेवलपर्स की नब्ज समझने की कोशिश करेंगे कि क्या मिले जिससे और बेहतर हो रियल एस्टेट इस बार का। तो हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उनसे आपको मैं परिचय कराता हूँ। हमारे साथ हैं राजन बंदेलकर साहब, जो कि सीएमडी हैं रौनक ग्रुप के और वाइस चेयरमैन हैं नरेटको के। हमारे साथ डोमिनिक रोमेल साहब हैं, जो कि रोमेल ग्रुप के प्रमुख हैं और क्रेडाई एमसीएचआई के प्रेसिडेंट हैं। और हमारे साथ विवेक राठी जी हैं, जो रिसर्च हेड हैं नाइट फ्रैंक इंडिया के। राजन सर, डोमिनिक सर और विवेक जी, बहुत स्वागत है आपका जी बिजनेस पर। राजन सर, आपसे ही शुरुआत करते हैं। नरेटको ने वित्त मंत्री से क्या कुछ मांगे की हैं, उसके बाद में फिर आगे की चर्चा शुरू करते हैं। पहले तो बताइए कि मांगे क्या हैं आपकी। डेवलपर लोगों को और रियल एस्टेट संस्था को इस बजट से बहुत ही अपेक्षाएं हैं, और ख़ास कर डेवलपर से ज़्यादा मैं कहूँगा कि ग्राहकों को, कंज्यूमर को। क्योंकि इस वक्त देखा हुआ है कि जो लेवल पे रिज़ल्ट आए हुए हैं, तो हम चाहते हैं कि इन्होंने कंज्यूमर को, यानी जो होम बायर्स है, उनको ज़्यादा एडवांटेज देना चाहिए। सेकेंड थिंग, जो हमारी काफ़ी टाइम से मांगे हैं कि जो स्टैंडर्ड डिडक्शन है उसको बढ़ाना चाहिए। क्योंकि आज क्या होता है कि फर्स्ट होम बायर है, फर्स्ट होम बायर जो लेता है उसके लिए अगर इनका जो अगर एनहांस नहीं करे, क्योंकि ये जो किया हुआ था मेरे ख्याल से कम 10-12 साल पहले किया हुआ है, इन्फ्लेशन बढ़ा हुआ है, इस स्लैब को भी बढ़ाना चाहिए। लास्ट चीज़ मैं बोलना चाहूँगा कि जीएसटी, और स्पेशली मुंबई जैसे एरिया में आज अगर आप देखो कि मुंबई में रीडेवलपमेंट है, एसआरए है, तो यही बहुत बड़े प्रोजेक्ट्स है। क्योंकि मुंबई में आज ग्रीन फील्ड डेवलपमेंट नहीं होता है, ब्राउन फील्ड होता है। तो उसमें जो जुने मकान लोगों को हम दे रहे हैं, उसमें पूरा का पूरा जीएसटी देना पड़ता है, और वो भी पूरे मार्केट वैल्यू पे देना पड़ता है। वो बहुत ही बड़ा लोगों को दर्दनायक होता है, क्योंकि आज जो लोग रीडेवलपमेंट जाते हैं उनके पास खुद के पास पैसे नहीं है, इसीलिए वो लोग प्रोजेक्ट डेवलपर के पास लेके आते हैं, और उस प्रोजेक्ट पर जो उनका खुद का मकान है, उसी मकान पर उनको वापस जो जीएसटी देनी पड़ती है, ये बहुत ही दर्दनायक है। और तीसरी चीज़ जो हमको भी लग रहा है कि PMAY 3 दिया हुआ, उसमें हम चाहते हैं कि यही बीजेपी गवर्नमेंट ने 1998 में ATIB लाया था, वो वैसे ही तरह का ATIB भले अफोर्डेबल सेगमेंट में लेके आवे, जिसके वजह से आज जो 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी के बारे में सोच रहे वो पॉसिबल हो सकता है। और उसमें सबसे बड़ा, मतलब बोलते हैं ना शेर का वाटा, मराठी में बोलते हैं सिंहाचा वाटा, वैसे शेर का जो बोलता है ना प्रोपोर्शन, वो रियल इस्टेट का हो जाए। और हम चाहते हैं कि रियल इस्टेट की जो ग्रोथ रेट है जीडीपी में कम से कम 15% तक पहुँचे। बिल्कुल, 2047 तक माना ये जा रहा है कि 15% तक रियल एस्टेट की ग्रोथ होगी भी, जीडीपी में सहयोग होगा भी। डोमिनिक सर, आप भी राजन सर की ही तरह वित्त मंत्री से आपने मुलाकात की, आपने भी अपनी कुछ मांगे रखी। क्या सिमिलर मांगे हैं या कुछ अलग है क्रेडाई की मांगे? हमारी मांगे सिमिलर है, पर मैं थोड़ा अलग बात करना चाहता हूँ। मैं ग्राहक के माध्यम के कारण बोलना चाहता हूँ कि अल्टीमेटली जो कस्टमर है उनको आज एंट्री के लिए भी 11% का उनका एक्सपेंस उठाना पड़ता है। 5% जीएसटी, 6% स्टैम्प ड्यूटी। अलग अलग स्टेट्स में और ज़्यादा भी होगा, पर महाराष्ट्र की मैं बात कर रहा हूँ तो ये है। तो मेरी पॉइंट है कि गवर्नमेंट हैज़ टू थिंक कि भाई एक आदमी को जो पहला बार घर ले रहा है, तो क्या वो 11% भर सकता है एक घर लेने के लिए, जब उसको EMI पे घर लेना है, वो एक सोच है। दूसरी बात, उनके कारण कि जो इंटरेस्ट वो घर पे भर रहे, लोन भर रहे, उसका भी डिडक्शन एक लिमिट तक रखा है। तो मेरे ख्याल से ये होना नहीं चाहिए। उन जो भी घर ले रहे, कम से कम जो पहली बार घर ले रहे, तो उनको इंटरेस्ट की माफ़ी होनी चाहिए, जीएसटी में कोई रिडक्शन होनी चाहिए। ये दो चीज़ तो खासियत बात करना चाहता।
एंड स्पेशली फॉर जहाँ अपन इनकरेज कर रहे थे कि महिला शक्ति को आपने आगे बढ़ाना है, तो उनके लिए तो खास मेरी विनती है कि हमारी फाइनेंस मिनिस्टर भी एक लेडी है कि उनकी खास उनके लिए एक रोमांचक चीज़ ऐसा हो कि वो अपने बलबूते पे खड़े रहे। बिल्कुल सर। विवेक राठी सर, आपसे सवाल ये होगा कि राजन सर ने अपनी डिमांड बताई, नरेटको की डिमांड बताई, डोमिनिक सर ने अपनी क्रेडाई की डिमांड बताई। जाहिर तौर पर दो बड़े संगठन हैं, देश के ज़्यादातर डेवलपर्स को आप ही एक तरह से प्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं। आपसे मैं समझना चाहूँगा इनमें से कितनी डिमांड पूरी हो सकती है, होनी चाहिए, क्योंकि एक तरफ तो हम कह रहे हैं कि रियल एस्टेट का ये गोल्डन एरा है, बहुत अच्छा समय चल रहा है, दबा के सेल हो रही है, 10-10 साल के रिकॉर्ड टूट रहे हैं, दूसरी तरफ हमारी डिमांड भी है। तो ये समझना ज़रूरी है कि क्या डिमांड पूरी हो सकती है और क्या पूरी नहीं हो सकती। ज़रूर। तो देखिए, मौका तो बड़ा है क्योंकि बजट का मौका है, तो इसलिए डिमांड्स होगी, केवल रियल एस्टेट सेक्टर की नहीं, काफ़ी सारे सेक्टर्स की होगी। क्या चीज़ें हो सकती है पॉसिबल, ये तो केवल फाइनेंस मिनिस्टर ही बता पाएंगे, डिपेंडिंग ऑन उनका क्या बजटरी एलोकेशन होता है सेक्टर के लिए, क्या फिस्कल डेफिसिट पाथ पे वो चलना चाहते हैं। लेकिन ये ज़रूर हम कहेंगे कि अगर ओवरऑल लेवल पर रियल एस्टेट एक 4-5 सालों के, या 4-5 सालों ही नहीं, 8-10 सालों के बेस्ट लेवल पर अगर है, तो क्या कुछ ऐसे पहलू या कुछ सेगमेंट्स हैं मार्केट में जहाँ पर अटेंशन की ज़रूरत है, और वो जब हम देखने जाते हैं तो निचला तबका जो है, आय के हिसाब से, घरों के हिसाब से, वहाँ पे अटेंशन की ज़रूरत है। साल दर साल लास्ट 9 सालों में एक बुनियादी ज़रूरत है मकानों की। हाउसिंग फॉर ऑल एजेंडा गवर्नमेंट ने चलाया है, 2022 तक करना था, थोड़ा डिले चल रहा है वहाँ पर। अगर गवर्नमेंट वहाँ पे एक्सेलरेट करेगी तो बहुत फ़ायदा होगा। बड़ी अहम बात कही आपने। राजन सर, मेरा सवाल आपसे एक बड़ा अहम ये होगा कि पिछले कई सालों से हम देख रहे हैं कि रियल एस्टेट सेक्टर, बात चाहे नरेटको की हो चाहे क्रेडाई की हो, आप लोग इंडस्ट्री का दर्जा मांग रहे हैं। दिक्कत कहाँ आ रही है, क्यों नहीं इंडस्ट्री का दर्जा मिल पा रहा है? जो सरकार जो सोच रही है ना, रेरा के बाद में भी वो, रेरा के पहले ईरा के बारे में, हमारे बारे में उनकी इमेज है, वो इमेज को आज मैं हाथ जोड़ के सारे सरकार के या जो भी अफसर है उनको कहना चाहता हूं कि हम सुधर गए, हम सुधरना चाह रहे, और आज आपने ही जो रेगुलेटर बिठाया वो हमारे सर पर है। तो इंडस्ट्री का दर्जा जितना जल्दी देवे उतना सारे ये अपने जीडीपी के लिए फ़ायदा होगा, क्योंकि आपने देखा कि रेरा आने के बाद प्रोजेक्ट्स में बढ़ोतरी हो गई, डेवलपर रिस्पॉन्सिबल हो गए, कस्टमर एजुकेटेड हो गया। द सेम वे जैसे ये लोग इंडस्ट्री का दर्जा देंगे कि फाइनेंस काफ़ी इजी हो जाएगा। फाइनेंस इजी हो जाने से सबसे बेनिफिट होगा कि आप अगर बाहर के कंट्रीज़ में देखो तो अपने यहाँ का जो मॉडल है वो बाहर के कंट्री में नहीं, बाहर की कंट्री में आप देखो तो पूरी मकान बनाते हैं, रेडी होने के बाद बायर जाता है कि भैया उसको तो सामने दिख रहा है कि मेरा क्या मकान है, उसके बाद वो जाता है, डॉक्यूमेंट करता है और पैसे देता है और मकान लेता है। तो जिससे क्या होता है कि जो ट्रांसपेरेंसी बोलो, या किसी भी कंज्यूमर को लगता है कि इस डेवलपर ने मुझे जो कमिट किया था वो ऑनर नहीं किया, वो चीज़ें सब रुक जाएगी। तो सबसे पहले ये जो फाइनेंसिंग इशू है ना, ये आरबीआई ने और फाइनेंस मिनिस्ट्री ने भी बोलकर इसको सॉर्ट आउट करना चाहिए। और हमको भी जो बाकी इंडस्ट्री जैसे आज देखो, मैं हमेशा कहता हूँ कि धरती के ऊपर भगवान ने जो चीज़ बनाई, उसके बाद जो भी बनाई है ना इंसानों में, वो सिर्फ डेवलपरों ने बनाई। तो हम कहते हैं कि हमने जो भी कर्म किए होंगे, जो भी गलतियाँ की होगी, उसको हमने सुधारना चाह रहे हैं और हम सुधर गए, तो उसको मद्दे रखकर इसको जितना जल्द हो जाए, जितना जल्द देवे, वो सारी नेशन के लिए अच्छा। डोमिनिक सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि बजट में एक बड़ी अहम मांग ये होती है कि किस तरह से डेवलपर की कंस्ट्रक्शन कॉस्ट कम हो, लागत कम हो, ताकि वो पास ऑन कर सके होम बायर्स के पास। तो ऐसी क्या मांग होनी चाहिए जिससे आपकी लागत कम हो, प्रोजेक्ट की कीमत ना बढ़े, आपका मार्जिन भी कम ना हो? ऐसी क्या मांग होनी चाहिए आपके हिसाब से? दीपक जी, क्वेश्चन मैं अभी भी बोलना चाहता हूँ, गवर्नमेंट हैज़ हमारे लिए काफ़ी रीजनेबिलिटी रखी है। जैसे इनकम टैक्स में जो पहला 30% था प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को, आज 22.5% है, जो आप रिजल्ट दिख रहे बिकॉज ऑफ दैट ऑफ द गवर्नमेंट। तो 2 टर्म पहले जो गवर्नमेंट ने लाई बदलाव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को 22.5%, नॉट ओनली फॉर कंस्ट्रक्शन बट फॉर अदर इंडस्ट्री। तो मेरा कहना इतना ही है कि कस्टमर को अगर मिले कोई बेनिफिट, तो वो चीज़ मदद करेंगे हमारी सेल्स में और हमारी बढ़ोतरी में। एक बात वो है। दूसरी बात, अहम बात जो है कि अमुक जैसे सीमेंट का 28% जीएसटी है, किसी और का कोई और है, तो हमारा एक यूनिफॉर्मिटी आ जाए, भले हमको इनपुट रेट मिले नहीं मिले वो बात की बात है, पर एक यूनिफॉर्मिटी रेट ऑफ जीएसटी आ जाए
तो वो भी एक अच्छी बात रहेंगी। मेन बात वो मैं बोलना चाहता हूँ। और थर्ड, जो कस्टमर को अपन सहायता दे सकते हैं फ्रॉम डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इट, आइदर फर्स्ट टाइम होम बायर, लेडी होम बायर, जो वो मेरी बात आज भी वही है कि कस्टमर सेटिस्फाइड रहेगा तो हमारा बिजनेस सेटिस्फाइड रहेगा। कुछ कहना चाहिए प्लीज़। नहीं, मैं कहता हूँ क्या होता है कि अब इन्होंने जो डोमिनिक जी ने बताया वो मुंबई के लिए जो जहाँ लग्जरी है ना वहाँ पर वो एडवांटेज है, लेकिन जहाँ मेजर अगर आप देखो अपना टोटल जितने मकान बनते हैं उसमें 80% अफोर्डेबल के अंदर आते हैं। जो अफोर्डेबल के अंदर आते हैं कि वहाँ पर अगर आप आईटीसी नहीं दे रहे हो तो कस्टमर को वो 5%, क्योंकि 45 लाख का उसमें एक लिमिट है और 45 लाख में आप कोई भी शहर में जाओ 2 बेडरूम का मकान मुश्किल से मिलता है, ऐसी हालत है जो मेजर सिटीज़ है। करेक्ट। उस वक्त क्या होता है कि हमारा जो पूरा, जैसे इन्होंने आज डोमिनिक सर ने ही बताया कि सीमेंट में 28% है, हमको क्यों सीमेंट का 28% लग रहा है, क्योंकि हमको आईटीसी नहीं मिल रहा है। अगर जब आईटीसी मिल रहा होता है तो वो 28% भी ऑटोमेटिकली एडजस्ट हो जाता है। तो वो अगर 18% अगर आज देखो, और जब हाई राइज आज जितने भी जगह पर देखो एफएसआई को कंज्यूम करने के लिए हाई राइज बिल्डिंग बनानी पड़ती है, तो करीब करीब 500 से 600 रुपया जो हमारी कॉस्ट में बढ़ोतरी हो गई लोगों के लिए, जो 18% में जो कॉस्ट आता है, तो उसके अंदर सामने वाले बायर को भी वापस जो आता है ना, तो पहले अगर आपने देखा होगा तो जो रेट बढ़े हैं ना, हालांकि विवेक जी ने बताया है कि रेट बढ़े, रेट जितनी इन्फ्लेशन बढ़ी है उतने रेट आज भी नहीं बढ़े, इसके लिए सेल्स हो रही है। आज हमारे को भी वो कहता है ना कि मरता क्या नहीं करता, ऐसी हालत है, क्योंकि हम भी आज समझ रहे हैं और हम हमारे डेवलपर भाई बंधुओं को कह रहे हैं कि एंटरटेनमेंट फिल्म इंडस्ट्री में जैसे बोलते हैं ना कि एंटरटेनमेंट, वैसे ही हम बोलते हैं कि रियल एस्टेट इंडस्ट्री में सेल्स आज सेल्स हो रहा है। विवेक सर, आपसे मेरा सवाल ये होगा कि अभी हमने देखा कि सेल बहुत शानदार है, स्वर्णिम युग है, एक बार फिर मैं कहना चाहूँगा, लेकिन ये जो चीज़ है ये लग्जरी में है, ये चीज़ें सिर्फ लग्जरी हाउसिंग में दिख रही हैं। अफोर्डेबल हाउसिंग जिसमें गवर्नमेंट का फोकस है, जिसको सरकार बढ़ावा देना चाहती है, अभी पिछले बजट में 3 करोड़ घर बनाने को सरकार ने कहा है, उसमें लगातार हम डाउनफॉल देख रहे हैं। तो ये रियल एस्टेट का अधूरा चेहरा नहीं हुआ? लास्ट 1-1.5 सालों में ही देखा गया है कि ये जो है अफोर्डेबल सेगमेंट है वो पीछे छूटता जा रहा है और मिड और प्रीमियम सेगमेंट जो है वहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा तेज़ी है। हाँ, हमारे जो आंकड़े हमने देखे इस बार उस हिसाब से टॉप 8 शहरों में ओवरऑल लेवल पर करीब 10 से 11% की ग्रोथ रही मकानों की बिक्री में, लेकिन जो प्रीमियम सेगमेंट है वहाँ पर 50% की सालाना ग्रोथ रही, जो ये दर्शाता है कि ये बात तो है कि प्रीमियम सेगमेंट में सबसे अच्छी सेल हो रही है। और लास्ट 1-1.5 सालों में अफोर्डेबल हाउसिंग सेगमेंट थोड़ा दब गया है। दबने का कारण भी है कि जैसे होम लोन की ब्याज दरों की हमने बात की, अब जब 6.5 से 7.5% होम लोन की ब्याज दरें बढ़ती है तो करीब 15% श्रिंकेज आता है एक कस्टमर की अफोर्डेबिलिटी पे। अब जो हायर सेगमेंट के कंज्यूमर्स है, जिनकी हायर आय है या उनके पास में रिकोर्स है दूसरे इन्वेस्टमेंट्स का, चाहे वो गोल्ड हो या म्यूचुअल फंड्स हो या दूसरी सेविंग्स हो, उसे यूज़ करके इस श्रिंकेज को कस्टमर्स फुलफ़िल कर पाते हैं अगर उनकी परचेज़ करने की इच्छा है तो। लेकिन जो लोअर सेगमेंट के कस्टमर्स हैं उनके लिए एक ये बहुत मुश्किल का काम हो जाता है कि अगर उनसे डाउन पेमेंट 20% एक्स्ट्रा मांग लिया जाए, लेकिन चाहे नहीं चाहे होम लोन की इंटरेस्ट रेट्स इंडिया में भी बढ़ी है, उतनी नहीं बढ़ी जितनी अमेरिकन एंड यूरोपियन मार्केट्स में बढ़ी, लेकिन उसके वजह से प्रेशर आया। प्लस प्रॉपर्टी की कीमतों में भी हम मानते हैं कि अफोर्डेबल सेगमेंट में उतना प्राइस ग्रोथ नहीं रहा जितना प्रीमियम सेगमेंट में रहा, लेकिन उसके बावजूद भी उस सेगमेंट के कंज्यूमर्स पे ज़्यादा प्रेशर रहा। इन सब के बैकग्राउंड में यही देखा गया कि सब लोगों ने अटेंशन अभी प्रीमियम सेगमेंट में दिया हुआ है, खास करके 70-80 लाख से ऊपर वाले मकानों में हमने देखे हैं। 3 करोड़ से 4 करोड़ के ऊपर वाले मकानों में खास करके बॉम्बे, दिल्ली, बेंगलोर में बहुत अच्छी बिक्री हुई है। लेकिन अभी कुछ समय के लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन पूरी इंडस्ट्री को अपना रीओरिएंटेशन करना पड़ेगा, क्योंकि 90% मार्केट लोअर सेगमेंट में है, मिड एंड लोअर सेगमेंट में है, और इसलिए वही लंबी रेस के लिए हमें मदद कर सकता है। बिल्कुल, मैं ऐड करना चाहता हूँ। बिल्कुल। मेरा पॉइंट ये है कि जो आप जो दोनों जन बात कर रहे हैं थोड़ा मेरे को डिफ़र हो, क्योंकि पॉइंट कैसा है ना, जो आउट ऑफ मेट्रो सिटीज़ है वो 60 स्क्वायर मीटर ना इज़ एन अफोर्डेबल हाउसिंग, और जो दिक्कत हो रही है सबसे ज़्यादा मुंबई में या एमएमआर में वो 60 स्क्वायर मीटर्स के अंदर की हो रही है। पहला अगर डेफिनेशन चेंज हो गया तो आपको कोई गिरावट दिखाई नहीं देगी। क्या हो जानी चाहिए डेफिनेशन? सो डेफिनेशन 60 स्क्वायर मीटर होनी चाहिए मेट्रो सिटीज़ में,
45, ये जो बोल रहे हैं 45 लाख का, एक एक चीज़, पहले तो साइज होती है 30 स्क्वायर मीटर की जो है वो मेट्रो 60 सिटी, वो 60 स्क्वायर मीटर, और उस पर प्राइस बैरियर नहीं होगा। अगर मेरी प्रीमियम यूनिफॉर्म हो तो मैं प्राइस बैरियर लगाने को चाहता हूँ, पर मेरी आज दहीसर की रेडी रेकनर रेट और मलाबार की रेडी रेकनर रेट सेम है ही नहीं। उसमें करीबन 6 टाइम्स मोर है और 8 टाइम्स मोर इन लैंड कॉस्ट है। तो हाउ कैन आई हैव यूनिफॉर्मिटी ऑफ प्राइस ऑफ 45 लैक्स? तो बिल्कुल ये जो रियल एस्टेट की चर्चा है, जो वित्त मंत्री से डिमांड की चर्चा है, ये लगातार जारी रहेगी। लेकिन यहाँ वक्त एक बहुत ही छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद तुरंत लौटेंगे और वित्त मंत्री से और क्या कुछ डिमांड कर रहा है रियल एस्टेट सेक्टर, उस पर भी बात करेंगे छोटे से ब्रेक के बाद। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी प्लस और आज हम बात कर रहे हैं कि वित्त मंत्री से रियल एस्टेट सेक्टर की क्या डिमांड है इस बार के बजट में। अभी ब्रेक से पहले हम चर्चा इसी पर कर रहे थे और अब इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। एक बड़ा अहम सवाल डोमिनिक सर आपसे मैं लेना चाहूँगा कि हमने बीते कुछ वर्षों में देखा है कि जो लिस्टेड डेवलपर्स हैं, जो ब्रांडेड डेवलपर्स हैं, उन्होंने मार्केट का 50% से ज़्यादा शेयर टेक ओवर कर लिया। एक तरह से नॉन लिस्टेड डेवलपर्स, नॉन ब्रांडेड डेवलपर्स का शेयर लगातार कम होता जा रहा है। तो क्या गवर्नमेंट को इस बजट में कुछ इस तरह के इंसेंटिव्स देने चाहिए, कुछ इस तरह के ऐलान करने चाहिए जिससे डेवलपर्स प्रोत्साहित हों लिस्ट होने के लिए? लिस्टिंग तो और बढ़ रही है दीपक जी। पहले तो 5-10 कंपनी थे, अभी 20-25 कंपनी हो रही, और कम से कम मेरे ख्याल से 10 बिल्डर की, और मुंबई की बात कर रहा हूँ मैं, DRHP बनी चुकी है। तो लिस्टिंग होना चाहिए बिकॉज पब्लिक इज़ वेरी हैप्पी टू सपोर्ट रियल एस्टेट टुडे। और आफ्टर कोरोना एंड स्पेशली द कैटलिस्ट गिवन बाय महाराष्ट्र गवर्नमेंट की 50% जो प्रीमियम्स दिए थे, ये जो अपन बढ़ाव देख रहे हैं ना, उसकी भी एम कार्य शायद वो 50% रिडक्शन हुआ। जो प्रोजेक्ट चल नहीं रही थी वो चलने लग गई। तो मेरे हिसाब से डेफिनेटली यू शुड गिव इंसेंटिव। मैं जैसे आपको कहा है कि जो GST में है, इनपुट क्रेडिट या टैक्सेशन पॉइंट ऑफ व्यू, इनकम टैक्स पॉइंट ऑफ व्यू, जो छोटे बिल्डर्स है उनको भी प्रोत्साहित करें। प्लस उसमें कंपलसरी रखना चाहिए कि इतना एरिया 60 स्क्वायर मीटर का बनाना चाहिए, तो उनको एडिशनल इंसेंटिव मिले। ऑल दोज थिंग्स विल हेल्प मेरे हिसाब से टू द गवर्नमेंट टू वर्क करेक्ट एंड द बिल्डर्स। करेक्ट। विवेक सर, मेरा एक आपसे बड़ा अहम सवाल ये होगा कि हम ग्रीन बिल्डिंग की बात करते हैं, IGBC की बात करते हैं, सस्टेनेबल रियल एस्टेट की बात करते हैं, लेकिन उस पर बहुत ज़्यादा इंसेंटिव हमें देखने को नहीं मिलता है। अभी भी हम देख रहे हैं कंक्रीट जंगल बन रहे हैं चारों तरफ, बेतरतीब रियल एस्टेट बढ़ता जा रहा है। शहर, पूरे शहर तालाब बनते जा रहे हैं, शहरों पे नाव चल रही है। बेंगलुरु हो, मुंबई हो, दिल्ली हो, एक बारिश वहाँ पर नाव चला देता है। ड्रेनेज सिस्टम पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है शहरों का। तो क्या बेहतर शहर, ग्रीन शहर जिसकी हम कल्पना करते हैं, उसको लेकर सरकार को थोड़ा गंभीर होना चाहिए, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना चाहिए, कुछ इंसेंटिव्स देने चाहिए कि जो होम बायर है वो भी इन चीज़ों को ध्यान में रखते हुए प्रोजेक्ट में जाए, कि सिर्फ वो टाइल, पत्थर और टैप दे के ही घर खरीदे? एकदम सही बात कही आपने। और इनफैक्ट बहुत हंसी आती है ये देखकर, कुछ शहरों में जब प्रोजेक्ट्स के ऐड आए और उसमें टॉप एमिनिटी में दिखाया गया यहाँ पे पानी मिलेगा, ठीक है। तो ज़रूर ये ज़रूरी मुद्दे हैं। हमने देखा है कि कई शहरों में, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई, या बाढ़ की तकलीफ़ हो जाती है बारिश ज़्यादा होने से, या वाटर स्कैरसिटी हो जाती है पानी की कमी के वजह से। तो हम बात कर रहे हैं एक केवल पानी की नहीं, एक सस्टेनेबिलिटी की। सस्टेनेबिलिटी गोल्स को सपोर्ट करने वाली जो भी एजेंडा आइटम्स है, उनको बढ़ावा तो ज़रूर मिलना चाहिए। अगर हम बिल्ट इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में बात करें, खासकर प्रॉपर्टी, तो एक हो गया बिल्डिंग में जो ग्रीन सर्टिफिकेशंस या सस्टेनेबिलिटी सर्टिफिकेशन, जो एक वाइडर अम्ब्रेला है बियॉन्ड ग्रीन, उस लेवल पर कुछ रियायतें दी जानी चाहिए जो मीनिंगफुल हो। लेकिन इसी के साथ में अगर हम और देखें तो ओवरऑल शहर के लेवल पर इस तरीके की प्लानिंग होनी चाहिए जहाँ पर ओपन स्पेसेस, ग्रीन स्पेसेस का बराबर कॉम्बिनेशन हो। और सेंट्रल गवर्नमेंट का बहुत बड़ा हैंडल है इस चीज़ पर, एक मीनिंगफुल तरीके से फिस्कल इंसेंटिव्स क्रिएट करने का, ताकि जो भी चीज़ें सस्टेनेबिलिटी गोल्स को सपोर्ट करती है उसकी कीमतों में कमी आए, तभी एडॉप्शन बढ़ेगा। अभी क्या हो रहा है कि अगर मुझे कोई सस्टेनेबिलिटी गोल्स को अटेंड करना है, कैप्चर मेरे प्रोजेक्ट में, तो कॉस्टिंग बढ़ जाती है। कॉस्टिंग के वजह से रेंट प्राइसिंग बढ़ जाती है कस्टमर के लिए।
तो बहुत कम कस्टमर्स है जो प्रीमियम देना चाहते हैं। हम बात कर रहे हैं देश की जहाँ पे लोगों के पास मकान नहीं है रहने के लिए, तो रेजिडेंशियल में तो सस्टेनेबिलिटी की बात ही नहीं होती है, लेकिन कमर्शियल रियल एस्टेट में भी बहुत लिमिटेड तरीके से होती है। बिल्कुल, ये बड़ी अहम बात कही आपने कि रियल एस्टेट में डिमांड बहुत है, एक बेहतर रियल एस्टेट बनाने की ज़रूरत है, लागत कम हो, सस्टेनेबल रियल एस्टेट हो, लोगों को रोजगार मिले, जीडीपी बेहतर हो। लागत कम होना सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर लागत कम होगी तो वो पास ऑन होगी होम बायर्स तक। जो घर खरीदता है, जिसको बहुत ज़्यादा पैसे देने पड़ते हैं टैक्स के तौर पर, जीएसटी के तौर पर, और लागत अगर कम होती है तो उनको राहत मिलती है। तो वित्त मंत्री से रियल एस्टेट सेक्टर डिमांड कर रहा है कि लागत कम करने पर कोशिश हो, सस्टेनेबल रियल एस्टेट पर कोशिश हो, क्योंकि सस्टेनेबल रियल एस्टेट अगर होगा तो जाहिर तौर पर प्रकृति के लिए, पर्यावरण के लिए भी बेहतर होगा, क्योंकि अभी हम देख रहे हैं कि लगातार कंक्रीट जंगल बनता हुआ पूरा शहर दिख रहा है। एक बारिश होती है तो तमाम शहर डूबे हुए नजर आते हैं, बात चाहे बेंगलुरु की हो, चेन्नई की हो, एनसीआर की हो, मुंबई की हो। तो एक सस्टेनेबल अच्छे शहर बनाने की ज़रूरत है, ना कि सिर्फ कंक्रीट जंगल बनाने की। लागत पर एक बार फिर मैं लौटता हूँ, डेवलपर शायद ये ना कह पाए, लेकिन मैं कह सकता हूँ कि हम करीब से देखते हैं अप्रूवल को लेकर, या दूसरी तरह की जो हम एक्सप्लेन ना कर पा रहे हों, सरकारी ढांचे में एक अलग से कॉस्ट होती है जिस पर अभी भी लगाम नहीं लगी है, और डेवलपर खुले शब्दों में तो नहीं लेकिन दबे शब्दों में उसकी बात करते हैं, जो कि देखने को भी मिलती है। तो एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाने की ज़रूरत है जिसमें रियल एस्टेट साफ तौर पर फल फूल सके। तो इस शो में फिलहाल इतना ही। हम एक बार शुक्रिया कहना चाहेंगे राजन सर, डोमिनिक सर और विवेक जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो इस शो में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए जी बिजनेस के साथ।